जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन बिहार बोर्ड क्लास 10th का एक नया चैप्टर ज्योग्राफी का, ठीक है, जिसको हिंदी में भूगोल बोलते हैं। ठीक है, उसका एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जल संसाधन। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा मैं इसको हाईलाइट करते चलूंगा, और आप जब किताब को जब सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो आप उसको हाईलाइट करते चलिएगा। ठीक है, अगर आपको ये जो है हाईलाइट अगर चाहिए, किताब का नोट्स चाहिए, तो ये भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप से। ठीक है, तो वहां से आप जो है ले सकते हैं और आप जो है वहां से ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट है ये चैप्टर जल संसाधन। इससे पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, मृदा संसाधन पूरा पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना दिए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले भारत संसाधन एवं उपयोग जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है 2025 की तैयारी के लिए। ठीक है, आप जो है 2026 की तैयारी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव जो दे रहा है, ठीक है, तो खंगाल खंगाल को निकाल रहा है, इसीलिए जो है चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर वहां से ऑब्जेक्टिव निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसका नाम है जल संसाधन। ठीक है, तो देखिए जल संसाधन के बारे में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि आपने 2008 के उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश को देखा होगा। ठीक है, तो कोसी नदी के बारे में आप जानते हैं, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, पर आए बाढ़ को अवश्य देखा होगा, इसके विषय में सुना होगा या टीवी समाचार आकाशवाणी पर देखा होगा। ठीक है, तो आप लोग ये अवश्य देखे होंगे या सुने होंगे कि जो कोसी जो 2008 में जो बाढ़ लाई थी, इसकी क्या विभीषिका रही है। ठीक है, कितनी विनाशकारी रही है। ठीक है, ये अत्यंत क्या थी, तो प्रलयकारी थी, अत्यंत प्रलयकारी थी, और इससे जो है बहुत ज्यादा जान माल की क्या हुई थी, तो इससे जो है क्षति पहुंची थी। जब 2008 का जो बाढ़ आया था, ठीक है, बिहार के अंदर, तो ये कोसी जो नदी है, ठीक है, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखना है, कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जब 2008 की जब बाढ़ आई थी, तो इससे बहुत ज्यादा जो है क्षति हुई थी, और इससे बहुत ज्यादा जान माल की क्या हुई थी, हानि हुई थी। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जहां एक और प्रलय प्रलय यानी प्रलय का तांडव करते हैं, तो दूसरी ओर मानवीय आवश्यकताओं को सरल और सुगम बनाकर सभ्यता भी रचते हैं। ठीक है, कह रहा है एक तरफ जहां जल जो है प्रलय लाता है, तो दूसरी ओर क्या करता है, तो मानवीय आवश्यकताओं को सरल बनाता है और सुगम बनाने की यानी सभ्यता रचते हैं। ठीक है, कह रहा है विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी में ही हुआ है। तो ये सही बात है कि विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं, ठीक है, उनका विकास जो है हमको नदी घाटी में ही देखने को मिलती है। अगर अपनी सभ्यता की बात किया जाए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए, तो वो जो सभ्यता थी वह भी जो है नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं औद्योगिक युग में जल कहीं विद्युत पैदा करती है, जल कहीं विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त हो रही है, तो कहीं औद्योगिक मशीनों को ठंडा करने में भी इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, कहीं हम बिजली पैदा करने में जल का उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं जो है ठंडा करने में भी जो है हम जल का उपयोग कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम जल को बहुत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और इतना सारा होने के बाद भी जो है जल क्या है, तो एक तांडव का प्रलय का तांडव मचा देती है कभी कभी। ठीक है, तो इसीलिए जल संसाधन जो है काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। इतनी सारी क्रियाएं जो हम जल के द्वारा करते हैं, ठीक है, तो जल इंपोर्टेंट हो जाता है पढ़ना। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसके बारे में।
आय कह रहा है पृथ्वी के 3/4 भाग जल से ढका है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है पृथ्वी की कितना भाग जो है जल से ढका हुआ है, तो 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। लेकिन अधिकांश जल ध्यान में रखना है क्या है, तो लवणीय है। ठीक है, पृथ्वी पर जो है 3/4 जल है, यानी कहने का मतलब है अगर 4 हिस्स किया जाएगा तो 75% जो है जल है। ठीक है, लगभग 75% जल है, और उस जल में जो है याद रखिएगा ज्यादातर जो जल है वो लवणीय जल है। ठीक है, पर स्वच्छ जल सतही अपवाह और भूमि जल स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इन स्रोतों का सतत नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। ध्यान में रखिएगा जो स्वच्छ जल होता है उनका जो होता है पुनर्भरण और नवीकरण किसके द्वारा होता है, तो सतही अपवाह और भूमिगत जल के द्वारा होता है। भूमिगत जल कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी से जो जल निकलता है उसको भूमिगत जल कहा जाता है। कर जल चक्र गतिशील होते हैं। ध्यान में रखिएगा जल चक्र क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, और नवीकरण निर्बाध गति से होता है। यही कारण है कि यह एक नवीकरणीय संसाधन है। तो ध्यान में रखना है जो जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन कौन है, तो जल के बारे में ध्यान में रखना है कि जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल उपस्थिति के कारण पृथ्वी को ध्यान में रखना है नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने के कारण जो है इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछेगा कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो याद रखिएगा जल जो है जीवों की उत्पत्ति का क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ जल स्रोत के विविध रूपों में पाए जाते हैं। अब जल स्रोत के कई रूप होते हैं। सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है कि पहला क्या होता है, तो भूमिगत जल। पहला भूमिगत जल, दूसरा जो है भूपृष्ठीय जल, दूसरा जो है भूमिगत जल, तथा तीसरा जो है वायुमंडलीय जल, और चौथा महासागरीय जल है। ठीक है, चौथा आपका ध्यान में रखना है कि महासागरीय जल है। तो इतना रूपों में जो है जल पाया जाता है। 4 रूपों में जल पाया जाता है। पहला आपको ध्यान में रखना है भूपृष्ठीय जल। ठीक है, दूसरा भूमिगत जल, तीसरा वायुमंडलीय जल, और चौथा महासागरीय जल। भूपृष्ठीय जल का मतलब हो गया कि जो जल भूमि पर है, ठीक है, यानी धरती पर है। ठीक है, भूमिगत जल का मतलब हो गया कि जो जल जो है पृथ्वी के नीचे है। महासागर वायुमंडलीय जल जो आसमान में है बादल के रूप में जो है, और महासागरीय जल जो कहाँ है, तो महासागरों में निहित है। ठीक है, अब कुछ तथ्य याद रखिएगा, फैक्ट जो एग्जाम में यहाँ से पूछता है। विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया है कि महासागरों में कितना प्रतिशत जल होता है, तो 96.5% जल आपको ध्यान में रखना है। और उस 96.5% में से 2.5% जल ही क्या है, अलवणीय है। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी कम मात्रा में जो है जल उपलब्ध है। ठीक है, और इतनी कम मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद आज जो है हम लोग जल को क्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा जो है दोहन कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। ठीक है, नहाने के लिए जो जल होता है उसको जो है 1 बाल्टी के नहाने के जगह पर 4 बाल्टी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है जल का हम लोग विनाश माने दोहन कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इस पर जो हमें रोक लगानी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है भूपृष्ठीय जल। अब पहला जो है भूपृष्ठीय जल क्या होता है, तो देखिए भूपृष्ठीय जल द्वारा धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत, मूल स्रोत क्या है, तो वर्षण है। तो ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि धरातल पर जो है भूपृष्ठीय जल का जो है मूल स्रोत क्या है, तो
वर्षण है यानी वर्षा का, वर्षा से जो है हमें प्राप्त होता है। वर्षा से कितना प्रतिशत जल प्राप्त होता है, तो वर्षा से 20% जल प्राप्त होता है, जो वायुमंडल में वाष्पित होकर कहाँ चला जाता है, ध्यान में रखना है, वायुमंडल में चला जाता है। जबकि अधिकांश भाग जो है नदी झीलों तालाबों तथा ताल तलैया में मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो वर्षा से जो जल प्राप्त होता है, समझिए 100% वर्षा हुआ तो उसमें से 20% जल ही वाष्प के रूप में, बादल के रूप में ऊपर चला जाता है वायुमंडल में, और शेष भाग जो होता है वह नदी तालाब झील ताल तलैया में, ठीक है, चला जाता है। ठीक है, कह रहा है, और शेष जल जो है सागर एवं महासागर में, ध्यान में रखना है, सागर एवं महासागर में जाकर मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा भूपृष्ठीय जल। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है भूमिगत जल। भूमिगत जल क्या होता है वो देखिए। भूमिगत जल के बारे में याद रखिएगा, वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। ठीक है, तो जो जल जो है रिस कर धरती के नीचे चला जाता है, शॉर्ट लैंग्वेज में बता रहे हैं, जो जल जो है रिस कर धरती के नीचे चला जाता है वह जल आपका भूमिगत जल कहलाता है। इस जल के भंडार में भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है, इसमें भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है, अर्थात दोनों माध्यम से जल रिसकर बड़े मात्रा में भूगर्भ में एकत्रित हो जाती है। इस प्रक्रिया से एकत्रित जल भौम जल के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखना है कि भूमिगत जल को किस नाम से जाना जाता है, तो भौम जल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से भूमिगत जल को किस नाम से जाना जाता है, तो भौम जल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब कर रहा है जल संसाधन का वितरण। अब देखिएगा तो हर जगह जो है जल एक ही मात्रा में नहीं है, हर जगह देखा जाए तो जल एक ही मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अलग अलग जगहों पर जल की मात्रा अलग अलग है। जैसे अगर भारत की बात की जाए तो हर राज्य में जो है जल एक ही बराबर नहीं है। बिहार में जल की मात्रा अधिक है, चाहे दूसरे अरुणाचल प्रदेश में चले जाइए जल की मात्रा वहाँ ज्यादा है, तो वहीं राजस्थान में चले जाइए वहाँ सुखाड़ मिलेगा। तो हर जगह जल की मात्रा अलग अलग है, तो उसका वितरण दिया हुआ है। तो कह रहा है विश्व स्तर पर जल वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में है। तो अधिकांश जल कहाँ है, तो ध्यान में रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध कहने का मतलब है कि ये जो विश्व, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी को दो भागों में बांटेंगे, तो एक हो जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध और एक आपका हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जल कहाँ देखने को मिलता है, दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जो है जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और जो उत्तरी गोलार्ध है, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका जो है क्या है, तो ये स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का ज्यादातर जो भूमि जो है इसी में है, तो इस उत्तरी गोलार्ध को यानी स्थल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि अधिकांश जल जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी गोलार्ध को ध्यान में रखना है, उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो बन सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध को ध्यान में रखना है स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब कुछ और बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% जो 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर या
हिमनद के रूप में पाया जाता है। तो 75% जो जल है वो किसके रूप में पाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर के रूप में, बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है 75%। और लगभग 25% जो है भूमिगत जल या स्वच्छ जल के रूप में पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि स्वच्छ जल के रूप में कितना पाया जाता है, तो 25%। ठीक है, तो ये यहाँ से ये वाला भी जो है आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, अधिकांश भाग लवण की उच्च सांद्रता धारण करते हैं, फिर भी जैव विविधताएं हेतु ये महत्वपूर्ण है, जहां मछलियां, समुद्री जीव जंतु, वनस्पतियों, खनिजों का भंडार पाया जाता है। भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में जल संसाधन का वितरण क्या है, अपर्याप्त है। ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, सभी जगह जो है अलग अलग पाया जाता है। कह रहा है भारत में विश्व की 16% आबादी निवास करती है। तो ध्यान में रखना है कि भारत में विश्व की कितना प्रतिशत आबादी निवास करती है, तो 16% आबादी निवास करती है। जबकि पीने के लिए जो जल है वह स्वच्छ जल 4% ही उपलब्ध है। यानी देखिए कितना कम जल है, यानी 16% आबादी है, 16% विश्व का 16% आबादी है, और जल कितना प्रतिशत है, तो 4% जल है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कम जो जल है। कह रहा है, देखिए यहाँ लिखा भी है, भारत में प्रति वर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षण से प्राप्त होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में 4000 घन मीटर जो है जल वर्षण से प्राप्त होती है। और आप ध्यान में रखिएगा 1869 घन मीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या वर्षा से कितना प्राप्त होती है, तो 4000, भूपृष्ठीय जल के रूप में कितना मिलता है, तो 1869। और भूपृष्ठीय जल का 2/3 भाग देश की 3 बड़ी नदियां जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित होती हैं। तो ये भूपृष्ठीय जो जल है तो उसका 2/3 भाग, यानी 3 भाग करेंगे तो उसमें 2 भाग जो 2 भाग है उसमें 3 जो नदी है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आज भारत में जल भंडार है तो जलाशयों का निर्माण द्रुत गति से हो रहा है, जिसकी जल भंडारण की क्षमता लगभग कितना हो गई है, तो 174 घन मीटर हो गई है। तो आज भारत में जो है जल भंडारण की क्षमता, जल को मैंने स्टोर करके रखने की क्षमता जो है 174 घन मीटर हो गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कर स्वतंत्रता के समय मात्र 18% घन मीटर ही क्या थे, तो जल भंडारण की क्षमता थी 18 अरब घन मीटर। आज जो है बहुत ज्यादा है। भारत में स्थलाकृति और स्वरूप अन्य बाधाओं की वजह से केवल 690 घन मीटर जल के उपयोग कर पाते हैं। तो कितना जल का उपयोग कर पाते हैं, तो 90 घन मीटर जल का उपयोग आज हम कर पाते हैं, जो कुल भारत के जल का 32% है। यानी कहने का मतलब है भारत में जितना जल है उसका केवल 32% ही हम उपयोग कर पाते हैं। भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडारण की क्षमता सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा जल भंडारण की क्षमता किसमें है, तो गंगा द्रोणी में है। ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह होते हुए उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता अति न्यून है। तो सबसे कम किसका है, तो आपका ध्यान में रखना है ब्रह्मपुत्र का, और सबसे ज्यादा गंगा का है। अगर उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता के अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी का प्रथम स्थान है। किसका, तो ताप्ती जो नदी है उसका प्रथम
स्थान अगर उपयोग के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा उपयोग जो है ताप्ती नदी का जो है स्थान प्रथम आता है। इसमें जल भंडारण करने की क्षमता कितनी प्रतिशत है? तो 97% है। कुछ महत्वपूर्ण नदियों का ब्यौरा निम्न सारणी में दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला पेज पर से यहाँ देखिए, यहाँ जो है दिया हुआ है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। कह रहा देश में भूमिगत जल का वितरण क्या है? असमान है। इस पर चट्टानों की संरचना, धरातलीय दशा, जलापूर्ति के स्रोत जैसे तत्वों का प्रभाव पड़ता है। समतल मैदानी भागों में स्थित जलज चट्टानी भागों में भूमिगत जल की अपार राशि मौजूद है, ठीक है। जहां भेद्य या प्रवेश चट्टान पाए जाते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक जो हिमालय नदियों के कारण मिट्टी से निर्मित हुआ है, में सर्वाधिक भूमिगत जल पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक भूमिगत जल किसमें पाए जाते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, यानी भारत के जो उत्तरी मैदान है, पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र जो घाटी है, वहां जो है सर्वाधिक भूमिगत जल पाए जाते हैं। यहाँ देश का 42% जल उपलब्ध है। ध्यान में रखना है कि देश का कितना प्रतिशत जल उपलब्ध है? तो 42% जल उपलब्ध है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 443 अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है, जिसका 19% जल अकेले उत्तर प्रदेश के पास पाया जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 19% जो है अकेले किसके पास पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के पास पाया जाता है। कर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भूमिगत जल संसाधन की संभाव्यता अधिक है। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि इन राज्यों में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में जो है जल संसाधन की संभाव्यता अधिक है, ठीक है। ये तो रहा जल के बारे में, ठीक है। अब आइए जल संसाधन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जल संसाधन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है जल संसाधन के उपयोग। तो देखिए जल संसाधन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे कह रहा है पहले कि भारत की आबादी तीव्रतम गति से बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनसंख्या 3 गुनी हो गई है। तो भारत की जनसंख्या अभी कितनी है? तो 3 गुनी हो गई है। आबादी की वृद्धि के साथ साथ जल की सभी क्षेत्रों में मांग जो है त्वरित गति से बढ़ रही है। तो किस गति से बढ़ रही है? तो ध्यान में रखना है, त्वरित गति से बढ़ रही है। कह रहा है पेयजल, सिंचाई तथा उद्योग जैसे उपकरणों के वृद्धि से जल की मांग काफी बढ़ रही है। तो जल की कहीं ना कहीं मांग काफी तेजी से बढ़ रही है, पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में, उद्योग में, ठीक है। कहीं ना कहीं इन सभी चीजों में जो है जल की मांग काफी तेजी से बढ़ गई है। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितनी है? तो भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी, जो 2001 में 1829 घन मीटर हो गई, ठीक है। बताइए स्वतंत्रता के समय इतना जल एक आदमी के ऊपर था, यानी 5000, और अब जो है 2001 की डाटा तो और कम हो गया होगा, ठीक है। 2001 में 1829 घन मीटर हो गई थी, ठीक है। और कह रहा है कि 2025 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते प्रति व्यक्ति जल की जो उपलब्धता 1342 घन मीटर हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 1342 घन मीटर हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना जो है जल की कमी हो रही है, ठीक है। देखिए जल संकट की समस्या के आगमन का संकेत प्रतीत होता है। कहीं ना कहीं से जल संकट की समस्या पैदा हो रही है, ठीक है। आने वाले समय में जो है जल संकट की समस्या पैदा हो सकती है। अभी इससे पिछले हम आपको बताते हैं, इससे पिछला वाला साल जो है बारिश नहीं होने के कारण जो है
क्या हुआ था, कहीं कहीं सुनने को मिल रहा था कि जो कल सूख गया है, पानी नहीं निकल रहा है, खुद हमारे कल में से पानी नहीं निकल रहा था। तो हम क्या किए थे, कल के बगल में जो है गड्ढा खोद दिए थे, और पानी उसी में जमा हो रहा था। ठीक है, बहुत कम पानी दे रहा था। आज जब बारिश शुरू हुई तो फिर पानी की मात्रा बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे जल की कमी होते जा रही है, और मांग बढ़ते जा रही है और कमी होते जा रही है। ठीक है, कह रहा है जल जो है, जल का मानवीय जीवन में काफी उपयोग है। तो ध्यान में रखना है, जल का उपयोग जो है मानवीय जीवन में काफी है। ठीक है, जीवन सृजन में भी जल महत्वपूर्ण है। प्राणी एवं वनस्पति में भी अधिकांश भाग जल ही होते हैं। अगर देखा जाए तो प्राणी एवं वनस्पति में अधिकांश भाग क्या होते हैं, तो जल ही होते हैं। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो प्राणियों के शरीर में 65% जल होता है, ये ध्यान में रखना है। और पौधों में 65 से 99% जल होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। और हम लोग जो है जल को ऐसा ही बर्बाद करते रहते हैं। ठीक है, जबकि बर्बाद नहीं करना चाहिए, नल को खुला छोड़ देते हैं, तो उस तरह से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पर इस जल के महत्व को सहज ढंग से समझा जा सकता है कि जल के महत्व क्या है, इसको सहज ढंग से समझा जा सकता है। तो ये काफी जो है, हम लोग तो बहुत ज्यादा जल का बर्बाद करते हैं। सबसे ज्यादा जो देहात के लोग जो होते हैं वह जल को और ज्यादा जो है नुकसान करते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जल के उपयोग की सूची लंबी है। अब हम जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं वह देखिए। पेय जल के रूप में करते हैं, घरेलू कार्य के रूप में करते हैं, सिंचाई के लिए करते हैं। ठीक है, उद्योग में करते हैं, जन स्वास्थ्य के लिए करते हैं, स्वच्छता के लिए करते हैं, मल मूत्र विसर्जन आदि कार्यों के लिए जल अपरिहार्य। यहाँ सभी चीजों में जो है जल का उपयोग करते हैं, पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा खींचने के लिए। ठीक है, उद्योग में, ठीक है, मल मूत्र विसर्जन में, बहुत सारी चीजों में जो है हम जल का उपयोग करते हैं। जल से क्या बनाया जाता है, बिजली भी जो है जल से ही उत्पन्न की जाती है। ठीक है, परमाणु संयंत्र शीतलन करने के लिए, मछली पालने के लिए भी। ठीक है, और कहाँ कहाँ करते हैं, जल कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा, ठीक है, खेल में भी जो है उपयोग करते हैं। करते हैं। भारत में जल उपयोग के बदलते स्वरूप को निम्न सारणी से देखा जा सकता है। ठीक है, तो इतना जगह जो है हम जल का उपयोग करते हैं, लेकिन हम जल को बचाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, देखिए आगे। अब ये बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो बहुउद्देशीय परियोजना जो है हम लोग कल देखेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, यहाँ से कल देखेंगे। ठीक है, तब तक जितना बताए हैं उतना पर आपको कमांड होना चाहिए। पढ़िएगा, वहां से एक एक लाइन को जो देखिएगा, क्या समझाया गया है, सब्जेक्टिव क्या निकल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या निकल रहा है, देखना है आपको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।